जब बात आती जय माने विजय हो तो वो भी माने वो करने में पीछे नहीं रहते थे। क्यों? अगर पता नहीं ये जीत गया तो ये जीत गया तो, इसीलिए जय हो। तो इस समय रणभूमि में सेनाएं जम गई हैं, युद्ध चल रहा है, लेकिन कुछ बातों का मनन हमको करना है, उस आधार पर आपको निर्णय लेना। जो भी सत्ता रहेगी वो सत्ता हमारी है, केंद्र में शासन जिसका होगा वो हमारा है। क्योंकि हम देश के नागरिक, उनकी जिम्मेदारी है कि सबकी चिंता करें। इसलिए इस समय चुनाव का समय है और सब लोग मैदान में जमे हैं, लेकिन कुछ बातों का निर्णय तो हमको करना पड़ेगा कि नीति अनीति में अंतर क्या है। इस देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, सब जानते 10 वर्ष शासन किया। इस देश में कोई घटना अहित की हो रही हो तो बोलना नहीं, और हित की होगी तो भी बोलना नहीं, मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध रहे। और आर्थिक दृष्टि से इतने जानकार के भारत के अंदर उनका कह सकता हूं पहला दूसरा स्थान होगा, अर्थनीति के जानकार। लेकिन उनकी पुत्री डॉक्टर उपेंद्रा सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर, वो बीए इतिहास की 2य वर्ष की पुस्तक लिखती है। नाम बता रहा हूँ, बीए इतिहास की 2य वर्ष की पुस्तक कौन लिखता है? डॉक्टर उपेंद्रा सिंह। किसकी पुत्री? डॉक्टर मनमोहन सिंह की। वो बीए इतिहास की 2य वर्ष की पुस्तक में लिखती है कि रावण को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए रावण ने हवन यज्ञ किया। पंडित जी लोगों ने कहा भाई पूजा पाठ करो, तो उन्होंने किया। और पूजा पाठ करने के बाद अंत में पंडित जी कुछ प्रसाद में देते हैं, जो फल चढ़ाए जाते हैं उसी में से फल खाने को देते हैं, कोई दूसरा देते हैं, उन्हीं में से एक फल रावण को दिया गया। और रावण को फल खाने के दिया, और फल खाने के बाद रावण को गर्व रह गया। ये सही है या गलत है? बोलिए, रावण को गर्व रह गया, ये बात सही है या गलत है? गलत है। क्योंकि आप बिहार के हैं, जानते हैं जो सीता जी कहाँ की थी, इसलिए जानते हैं, रामायण से जुड़े हुए हैं आप। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुत्री डॉक्टर उपेंद्रा सिंह नहीं जानती ये रावण कैसा था। और रावण के लिए बीए इतिहास की 2य वर्ष की पुस्तक में लिखती हैं कि रावण को कुछ समय बीता, 9 महीने बीतने के बाद शारीरिक हलचल हुई और रावण को छींक आ गई और संतान उत्पन्न हो गई, उसका नाम सीता था। बोलिए, आप स्वीकार करेंगे? स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे ना? वो पुस्तक मैंने देखी है, पढ़ी है, और उसको पढ़ करके विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, पास हुए हैं। बोलिए, इसे स्वीकार करेंगे? दूसरा, उसी पुस्तक में लिखती है, प्रसंग बहुत है, मैं 2 ही प्रसंग सुनाता। उस पुस्तक में लिखती है, हनुमान नाम का कामुक वासना से युक्त मदांध व्यक्ति था, जो खिड़की और जंगलों से झांक करके देखता था क्या महिला पुरुष घर के कमरे में क्या कर रहे हैं। ये ठीक है क्या? इस देश के भाई साहब की बात काट नहीं रहा हूँ। किसी ने पूछा उस मनमोहन सिंह से, देश के प्रधानमंत्री तुम्हारी पुत्री इतिहास गलत लिख रही है और हम स्वीकार कर रहे हैं। आज तक कोई बोला? केवल संघ परिवार के अलावा कोई बोला हो इस देश के अंदर? विद्वानों की कमी थी क्या? नहीं कमी थी, कोई बोला नहीं। विद्या भारती और राष्ट्रीय शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के कार्यकर्ता केस लड़े, कोर्ट में गए, अब वो पढ़ाना बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि हम सीना तान के खड़े थे, इस शिक्षा के विषय को लेकर के वहां अड़े और केस लड़े। ऐसे अनेक सारे प्रसंग हैं जो अब पढ़ाना बंद हो गया है। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो वर्तमान में आई है, जो 1952 में हमने गोरखपुर के अंदर एक छोटा सा शिशु मंदिर शुरू किया था, वहां हमने कुछ संकल्प लिया था और एक लक्ष्य तय किया था कि विद्या भारती के अंदर इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो या हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, फिर शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो। हमने बात कही और क्या कहा? जो वर्तमान
चुनौतियों का सामना कौन कर सके? जो बालक हमने पढ़ाया है, जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके। और आगे क्या कहा है? जिनका जीवन ग्रामों, वनों, गिरकंदराओं, झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करने वाले दीन दुखी अभावग्रस्त कौन? अपने बांधवों को सामाजिक कुरीतियों एवं अन्याय से मुक्त कराकर, ऐसा कहा है। कहा है इस पूर्ति करने के लिए इस देश के अंदर 1947 से आज तक किसी ने काम किया क्या? किसी ने किया? नहीं किया। किसने किया? वर्तमान जो केंद्र में सरकार है उसने किया। एक तो हिंदुत्वनिष्ठ शिक्षा की शुरुआत कर दी। 2020 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब तक जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी और वामपंथी इनमें तय हुआ, बाद में इंदिरा गांधी ने सहयोग किया। क्या? इस सत्ता हमको चाहिए, अर्थात नेहरू जी ने कहा कांग्रेस को, और शिक्षा वामपंथियों ने कहा हमको शिक्षा चाहिए। शिक्षा और सत्ता दोनों ने बांटी। उस शिक्षा का परिणाम ये हो गया कि डॉक्टर उपेंद्र सिंह इस प्रकार की भाषा को लिखती है। तो वामपंथियों को आगे बढ़ने से रोकना है कि आगे बढ़ने में उनकी मदद करना है? क्या कहना है? रोकना है। या तो मदद करना है तो फिर आ रही है दोबारा कांग्रेस की सत्ता आई तो वामपंथी इतने चिड़े बैठे हैं कि इस बार बिल्कुल विद्या भारती को खो देंगे। क्यों? आपने जो लागू की शिक्षा वही सरकार ने लागू की, स्वीकार की, और ये स्वीकार की हुई को ध्यान में, ये आरएसएस के विद्यालय है ना, ये बड़े हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के और ये जो चाहते थे वो हो गया। क्यों? कि हम जब इतिहास पढ़ाते थे अपने इतिहास में विद्या भारती ने कहीं भी बाबर, हुमायूं, अकबर, टीपू सुल्तान, हैदर अली नहीं पढ़ाया। आज वो लागू हो गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो अभी देश के अंदर अकबर, हुमायूं, बाबर, टीपू सुल्तान, हैदर अली, कुतुबुद्दीन, रजिया ये पढ़ाए जाएंगे कि नहीं पढ़ाए जाएंगे? नहीं पढ़ाए जाएंगे। और सत्ता यदि दोबारा उनकी आई तो फिर से पढ़ाए। आप किसके पक्ष में? पढ़ाए जाए कि नहीं पढ़ाए? तर्क सहित बात करनी है लोगों से। ये शिक्षा नीति कैसी? पहली शिक्षा नीति है जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा देने की व्यवस्था की है। बगल में आपका झारखंड है, एक ही परिवार के 6 लोगों का बलिदान हुआ और उन 6 लोगों का इतिहास पढ़ाया गया क्या? नहीं पढ़ाया गया। जिस घर की 2 बहनें भूलो जानो, नहीं पढ़ाया गया उसका इतिहास। बाबर, हुमायूं तो पढ़ाए गए, ये कौन जिम्मेदार है इसका? अब तक सत्ताएं रहीं, 1947 से इतने दिन शासन किया, ये गुलामी का इतिहास ही पढ़ाने के लिए। पहला व्यक्ति खड़ा हुआ कौन? बाबू राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति थे। सोमनाथ के मंदिर को जीर्णोद्धार करने के लिए यजमानी की भूमिका निभाई, जिस नेहरू जी ने कहा आप गलत जा रहे हैं, पहले राष्ट्रपति थे। पत्नी सहित यजमानी की भूमिका निभा करके बोले हमारा देश आजाद हो गया। क्या अभी भी नेहरू जी ये चलेगा? नेहरू जी नहीं चाहते थे कि सोमनाथ के मंदिर की फिर से पुनर्प्राण प्रतिष्ठा हो, लेकिन अपने बिहार का एक व्यक्ति दमदारी से खड़ा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा के समय रहा। उसके बाद पहला अवसर है इस देश का प्रधानमंत्री किसी गुलामी के चिन्ह को हटने के बाद और उस राम के मंदिर की शिलान्यास से लेकर के प्राण प्रतिष्ठा तक दोनों में सम्मिलित हुआ है। आज से पहले कोई हुआ क्या? पूछना उन लोगों से, बताएंगे। नेहरू जी इतने दिन रहे, इंदिरा गांधी उतने दिन रही, राजीव गांधी रहे और भी जी रहे, किसी ने किया? पहला व्यक्ति। तो इस देश के मान बिंदुओं की रक्षा करने के लिए खड़े हुए लोग। इसलिए इस देश के अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू रखनी है। और ये लागू कब तक रखनी है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू अभी नहीं रखनी, ये 2047 तक रखनी है। जो बालक आज अरुण में, उदय में, प्रभात में पढ़ेगा, अब एडमिशन लेगा,
ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके सर्विस की योजना में लगभग आ चुका होगा, आने जा रहा होगा। 2047 तक गुलामी के इतिहास से बचा के इस बालक को रखना है कि नहीं रखना? क्या कहना है? रखना है। तो 2047 तक अपने विचार की सरकार इस देश के अंदर रखनी है। यदि आप नहीं रख पाएंगे तो फिर से गुलामी के चित्र आपके हमारे सामने सौंप दिए जाएंगे, कहा जाएंगे पढ़िए, जबरदस्ती पढ़िए। सांप जब तक घायल नहीं हुआ कोई बात नहीं, और घायल हो गया तो फिर क्या होता है आप जानते हो। काला सांप अगर उसको कहते हैं भाई छेड़ना मत, अगर छेड़ दिया गया तो मानेगा नहीं, बदला लेता है, ऐसी मान लेता है समाज में। अब ये वामपंथी चिड़े हुए बैठे हैं, सबसे पहले विद्या भारती पर अटैक करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति करो बात, करो हिंदुत्व की बात, रगड़ देंगे रगड़। और उस समय कहेंगे हमारा क्या मतलब, बीजेपी का काम है, बीजेपी वाले जाने। वो जानते हैं बीजेपी वाले तो चेहरा हैं, मूल जड़ में तो आप हैं। क्यों? आप इसको संभाल करके लेकर के चल रहे हैं। तो इस देश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विषय है। दूसरा, ये चुनाव 2024 का नहीं है। ये दूसरी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, जो गठबंधन बनाए, ये 24 का चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, 24 का चुनाव ही नहीं है भाई। वो विरोधी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं 2029 का। क्यों? 2029 में चुनाव होगा विधानसभा लोकसभा का एक साथ, और उस समय इस देश के अंदर लोकसभाएं होंगी, सीटें होंगी 826। 826 सीटें होंगी उस समय, और विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ होगा, और उसी वर्ष नगर निगम और गांव के मुखिया का चुनाव होगा। उनको चिंता इस बात की है कैसे भी करो मत प्रतिशत बढ़ाओ तो 24 में हम लाभ उठा लें। 24 का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 29 का लड़ रहे हैं। क्यों? कौन को चिंता है? 2029 में शरद पवार का हाल क्या होगा, और हमारे ही राज्य के एक मुखिया का हाल क्या होगा। इस देश की नेता सोनिया गांधी की उम्र अब क्या कहेगी। ऐसे में 20 नाम गिना सकता हूँ, अब ज्यादा नहीं पता था। क्या वो इन्हें चिंता है कि 29 में रहेंगे तब तो चुनाव लड़ाएंगे? इसलिए जो कुछ करना है 24 को मान करके 29 की तैयारी करो। सबकी चिंता का विषय है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं हम 24 के लिए नहीं कर रहे भाई साहब। 24 तो केवल भी पाने की है। मोदी जी ने भी कहा अभी तो केवल झांकी है। क्यों? ये 24 का चुनाव लड़ी है, ये चुनाव है 2047 का। क्योंकि हमको चुनाव ये 24 का लड़ने के बाद और 29 में लोकसभा विधानसभा का एक साथ लड़ेंगे, और 826 लोकसभाएं होंगी। पर सीमंत अपना ही विचार करेगा कौन सी सीट का बंटवारा कैसे हो। ये आगे का 47 का चुनाव है, और इसलिए 47 की तैयारी करके अपने को दमदारी से काम करने की आवश्यकता है। और हम विद्या भारतियों को के लोगों को तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन जो हुआ है ये अब दोबारा से इसको हटाया न जाए। एक भाई साहब ने एक बात की काट नहीं रहा हूं। विद्या भारती उत्तराखंड के अंदर विद्या भारती के 2 मुख्यमंत्री रहे। पहले आचार्य थे, फिर प्रधानाचार्य थे, संभाग निरीक्षक बने, फिर वहां के विधायक और सांसद भी बने। 2 मुख्यमंत्रियों के नाम। क्यों? कि वहां इतनी दम है। अकेला चमोली जिला ऐसा है, मैं वहां रहा हूं लंबे समय उस क्षेत्र में। चमोली जिला ऐसा है, गैर सरकारी जितनी भी शिक्षण संस्थाएं चलती हैं उन सब के 100 में से 37% बच्चे विद्या भारती पढ़ाती है। अब विद्या भारती 37% बच्चे पढ़ाएगी, और उसके पढ़ाए हुए पूर्व छात्र जब इतने खड़े होंगे तो वहां पर कौन सा विचार चलेगा। 37 में तो सरकार बन जाती है केंद्र में। राज्य में 37% किसी एक पार्टी को वोट मिल जाए तो सरकार बना लेंगे। लेकिन इसीलिए भाई साहब 2 मुख्यमंत्री हमारे शिक्षा मंत्री के आचार्य प्रधानाचार्य रहने के बाद बने हैं। दिक्कत क्या है? हमारी ताकत कमजोर है। जिससे हम एक साथ समूह बना करके खड़े हो जाएंगे। कुछ दिन मंत्री की तो चलती क्या है, मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री आगे घुटने टेकेगा और टिकाए हैं।
संगठन छोटी चीज नहीं है, बशर्ते यहाँ का संगठन अपने को पहचाने, अपनी ताकत थोड़ा दिखाए। कभी कभी रहता है, एक कार्यकर्ता ने मुझसे कहा, भाई साहब, आज फोन पे बात हो रही थी, भाई साहब अब बताओ चुनाव में तो लग जाए, उसके बाद क्या होगा, कोई पूछेगा हमको? कि भाई साहब बिल्कुल नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? भाई बिल्कुल नहीं पूछेगा। ये बताओ, लड़का लड़की की शादी होती है और शादी कराने वाला कौन होता है? पंडित जी होते हैं। पंडित जी भावर कराते हैं, सब बात कराते हैं, शादी होती है, सब बातें, और शादी होने के बाद पंडित जी ये सोचते हैं कि भाई मैं ही शादी कर लूं। पंडित जी का तो काम है शादी कराए और पंडित जी वहां से फ्री। अब लड़की लड़का की शादी कल टूटे या परसों टूटे या जिंदगी भर चलती रहे, उन्हें कोई मतलब है क्या? हमारा काम बस इतना ही है, हमारा काम इतना ही है कि हम उतनी ही भूमिका में रहना चाहते हैं। हमारा काम है, हम उतना करेंगे, बाद में क्या होगा वो उनका विषय। हाँ, ताकत होगी हमारी बनाने के बाद, क्या हम धरना प्रदर्शन बड़ा कोई कार्यक्रम ऐसा ले सकते हैं जिसके कारण से उन्हें लगे कि नहीं भैया अगर वहाँ चलो थ्रू, अगर नहीं गए तो वहाँ का समाज अलग हो जाएगा। ये ताकत दिखानी पड़ेगी, और जहाँ दिखाई है वहाँ का परिणाम आया। अब हम जो काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के, हम विद्या भारती के जुड़े हैं, जिससे प्रदीप जी ने कहा सबको जाना है, आचार्य को जाना है। क्यों जाना है? हमारा अपना स्वार्थ है भाई, हम किसी दूसरे के स्वार्थ के लिए नहीं जा रहे। अपना स्वार्थ क्या है? एक पंथ दो काज। क्या कहते हैं? कंपनी का प्रचार, आपका फायदा, उसके लिए जा रहे हैं। क्या है? अभिभावक संपर्क हमारी योजना में है कि नहीं? हाँ बोलो कि ना बोलो? अभिभावक हमारे संपर्क में, अभिभावक संपर्क करना, हम अभिभावक संपर्क करने जाएंगे। एक काम हो गया। दूसरा काम, मतदाता परिष्कृत का काम करेंगे। जो बातें उन्होंने बताई और ज्यादा आपको भी याद होंगी कि उन्होंने क्या क्या इस सरकार की योजना से मिला कि नहीं मिला, एक बात। लेकिन इतना तो हम सीना तान के कह सकते हैं, बात ये है भाई, अब इस देश के अंदर हिंदुत्ववादी सरकार चाहिए या गैर हिंदुत्ववादी चाहिए? आप जिसको समर्थन करना चाहते हैं उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो लोग कहेंगे उसका तो फिर एक ही है, कौन? राहुल गांधी। और राहुल गांधी और मोदी जी दोनों को बिठा दो, दोनों में कौन ठीक है? क्या करो? तो राहुल गांधी फिर कहीं टिकेगा नहीं, क्योंकि अभी क्या बोल रहा है, कल क्या बोलेगा कोई पता नहीं। और जब उसके मन में आता है, जब जैसा लगा यहाँ कुछ खड़बड़ हो रही है, खट विदेश भाग जाता है। वो काम कर सकता है उतना? नहीं कर सकता। तो फिर कैसे के हाथ में बागडोर देना इस देश की? जिस देश के सैनिकों से ये पूछे कि ये बताओ गोलियां कितनी चली? सैनिकों ने अगर दुश्मनों को मारा और गोली चलाई तो गोली पूछनी चाहिए कि कितनी चली, या उसने मार गिराया दुश्मन तो उसको शाबाशी देनी चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा तो देश का सैनिक सीमा पर खड़ा होकर के लड़ पाएगा क्या? नहीं लड़ सकता। इसलिए बात ईमानदारी से कर सकते हैं। दूसरा, लोकल बातें बहुत सारी होंगी, लेकिन देश के जो मुद्दे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा है और संस्कृति की बात है। पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने गोल टोपी नहीं पहनी वोट की खातिर, ऐसा कौन सा है उसे छोड़ करके जो गोल टोपी पहनने गया नहीं वोट की खातिर? बताइए, एक उदाहरण दीजिए कि वो नहीं गया। पहला व्यक्ति है। अटल जी तो भी हमारे कभी कभी नरम हो जाते थे, लेकिन सीना तान के अड़ाए, गोल टोपी नहीं कर सकते। क्यों? आगे का स्वाय माने आप पूछिए तेजस्वी से, तो गोल टोपी पहनी के नहीं, लालू जी से पूछिए गोल टोपी पहनी के नहीं, या हमारे राहुल गांधी से पूछिए गोल टोपी पहनी के नहीं। ऐसा कौन सा है जिसने नहीं पहनी? देखिए, पहला व्यक्ति है जिसने गोल टोपी नहीं पहनी, अर्थात हिंदुत्व के प्रति कितना कटिबद्ध है। अमेरिका के लोग सोच रहे ये माने नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में आए हैं तो इनकी खातिरदारी करेंगे, क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति आध्यात्म का पुजारी है कि अमेरिका के अंदर इतने दिन रह के आया, अपना नींबू गर्म पानी और 2 चम्मच शहद वो अपना लेके गया, अमेरिका का कुछ भी नहीं किया। अमेरिका के लोगों को समझ में आ गया क्या आध्यात्म कितनी बड़ी चीज है। ये दिशा देने वाला काम कर सकता है तो कोई भारतीय कर सकता है, और अपनी विचारधारा का ही आदमी कर सकता है। तो ऐसे आदमी को आप ये कहेंगे कि वो नहीं आगे आना चाहिए? आज अमेरिका भी अगर नतमस्तक हो रहा है तो किसके सामने?
राहुल गांधी के सामने होगा क्या, या और किसके सामने होगा? ऐसा पहला व्यक्ति है योग के नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के योग को चमकाने वाला। अब तक भारत के अंदर बाहर के लोग आते थे, बड़े बड़े मेहमान, तो उनको हाथ में क्या भेंट किया जाता था पता है? ताजमहल का चित्र। पहला व्यक्ति है श्रीमद् भगवद गीता हाथ से सौंपता है। ऐसा व्यक्ति आज तक किसी के माई के लाल में हिम्मत हुई कर पाया? क्यों कर पा रहा है? आध्यात्म का पुजारी है, दमदारी से खड़ा है, इतनी ताकत उसके अंदर है। तो ऐसे आदमी को हम क्या पीछे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। कितने सारे ऐसे प्रयोग हैं जिस व्यक्ति ने किए हैं और समाज के लिए किए हैं और हिंदुत्व के लिए किए हैं, आज कर रहा है। पहला व्यक्ति है। कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में रहना है, तो पंडित जी ने योजना जिस तरह का बताया कि आपको इतने दिन उपवास में रहा जाए, लेकिन कैसे क्या प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके सामने विषय रखा, वो व्यक्ति उतने ही दिन उपवास में रहा और जहां जहां राम गए वहां वहां होकर के आया और आ करके फिर सरयू का स्नान करके राम जी का मुकुट लेकर के पहुंच गया। पहला व्यक्ति है और किसी ने किया आज तक, तो क्यों नहीं भाई हम उसको समर्थन करेंगे? आज हिंदुओं की बहन बेटियों की कोई बात आती है तो दमदारी से बोलने वाला है, तो हिंदुत्व के नाम पर वही व्यक्ति है, सीना तान के बोल रहा है। अब रही बात विकास की, तो उसने जो भी अगर घर भी दिया हुआ तो मुसलमान के लिए दिया है, सबका साथ सबका विकास, और हिंदुओं के लिए दिया है। ये नहीं कि हिंदुओं के लिए दिया है मुसलमानों को नहीं दिया। अनाज मिल रहा है, राशन तो सब जाति बिरादरी को मिल रहा है, कोई ऐसा नहीं कि उनको नहीं। शौचालय मिले तो सबके लिए मिल रहे हैं। अब हर घर जल योजना है तो सबके लिए मिल रहे हैं। कौन कहता है कि वो नहीं कर रहे? सब विकास, सबके लिए विकास की बात है।